हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट चल रहे थे, उसके क्वेश्चंस करा रहे थे, ठीक है। तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग अब आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चंस करते हैं और फिर अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। तो आप जरा देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक देखिएगा कि हाउ टू थिंक टू सॉल्व द क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचा कैसे जा रहा है प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस पे, ये ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका थिंकिंग आ जाएगा तो एक नया क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जामिनेशन में बन के आता है तो वो क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3 and 1/4. What is the probability that the problem is solved? 3 स्टूडेंट के सामने हमने एक क्वेश्चन रखा। पहला स्टूडेंट को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर देगा, मतलब सही आंसर ला देगा। उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, 50% है कि वो सॉल्व कर देगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और दूसरा स्टूडेंट है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/3 है और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तीसरे स्टूडेंट की 1/4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि इसमें से पहले स्टूडेंट के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि पहला स्टूडेंट अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा तभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, या ऐसा भी नहीं है कि दूसरा अगर नहीं सॉल्व करेगा तो ही तीसरा सॉल्व करेगा। ये अपना सॉल्व कर सकता है, ये अपना सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बात समझना है कि प्रॉब्लम जो सॉल्व होने वाली कहानी होती है बाय डिफरेंट पर्सन विच आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर करते हैं। अ पर्सन ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3, 1/4. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी किसका, कि प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम सॉल्व किस किस तरह से हो सकता है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमने क्वेश्चन दिया, तीनों स्टूडेंट सामने बैठे हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हम ये ए पर्सन बोल रहे हैं, ये बी पर्सन और ये सी पर्सन। तो ये हो सकता है कि पर्सन ए से सॉल्व हो जाए और पर्सन बी से सॉल्व ना हो और पर्सन सी से सॉल्व ना हो, या ये हो सकता है कि पर्सन बी से सॉल्व हो जाए और पर्सन ए से सॉल्व ना हो। मतलब इस तरह से अगर केसेस बना के करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। आप सिंपल सी भाषा में सोचो कि क्या क्या हो सकता है। या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा 1 से या 2 से, या तीनों सॉल्व कर सकते हैं, या कोई नहीं सॉल्व कर सकता है। तो पूरे एंटायर स्टोरी में क्या होगा, या तो प्रॉब्लम 1 सॉल्व करेगा, या 2 सॉल्व करेगा, या 3 सॉल्व करेगा, या कोई नहीं सॉल्व करेगा। तो अगर हमको ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, तो ये केसेस बनाने से अच्छा है कि हम 1 में से घटा दें कि कोई नहीं सॉल्व करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पूरा केसेस लिया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो 1 माइनस लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्व्ड क्वेश्चन, नॉट सॉल्व्ड प्रॉब्लम या क्वेश्चंस बाय एनी 3 स्टूडेंट। हमने बोला कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, तो जरा बताइए क्या हो जाएगा। अब ये 1 माइनस नॉट सॉल्व क्वेश्चन बाय एनी 3 पर्सन। तो इसका अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो नहीं सॉल्व करने के लिए 1 माइनस 1/2 कर देंगे, फिर इनटू कोई सॉल्व नहीं करे। या दिमाग में रहना चाहिए कि कोई सॉल्व नहीं करना चाहिए, मतलब कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट ये भी सॉल्व नहीं करें एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी सॉल्व नहीं करें, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी सॉल्व नहीं करें। तीनों का तीनों सॉल्व नहीं करें, और सब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो डायरेक्ट हम इनटू कर सकते हैं। तो इसीलिए 1 माइनस 1/2 ही होगा, क्योंकि 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/3 को अगर 1 में से घटाएंगे तो 3 में से गया 2/3, फिर 4 में से गया 3/4। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो 4 में से गया 3/4, यानी कि 3/4 चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इसी में
एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई एग्जैक्टली वन स्टूडेंट, है ना, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई एग्जैक्टली वन स्टूडेंट, यानी कि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी किस बात की कि एग्जैक्टली सॉल्व प्रॉब्लम, पहले लिख देंगे प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व बाई वन स्टूडेंट। तो इसमें क्या होगा कि एग्जैक्टली वन स्टूडेंट से सॉल्व होना है, तो मान लेते हैं कि ए ने सॉल्व किया और बी ने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि एग्जैक्टली वन ही से सॉल्व होना चाहिए, बी से सॉल्व नहीं हुआ और सी से सॉल्व नहीं हुआ। या ये हो सकता है कि ए से सॉल्व नहीं हुआ, बी ने सॉल्व कर दिया और सी ने सॉल्व नहीं किया। या ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी सॉल्व नहीं किया, बी भी सॉल्व नहीं किया और सी ने सॉल्व कर दिया। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि एग्जैक्टली वन पर्सन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसलिए ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो उसको 1 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि 2/3। उसी तरह से 4 में से गया 3/4, फिर प्लस ए ने सॉल्व नहीं किया, वो भी आपका 1/2 ही है, और बी ने सॉल्व कर दिया वो 1/3 है, और सी ने सॉल्व नहीं किया वो आपका 3/4 है, फिर प्लस ए ने सॉल्व नहीं किया वो भी 1/2 है, फिर बी ने सॉल्व नहीं किया वो 2/3 है, और सी ने सॉल्व कर दिया वो 1/4 है। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन के पीछे, ठीक है ना। तो अब जो है ये क्वेश्चंस बनाने के बाद हम लोग अब NCERTs के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्पल्स के हैं, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल तो हम बता दिए, दूसरा भी बता दिए हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसमें। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 से। कह रहा है कि 10 कार्ड नंबर्स 1 to 10 आर प्लेस्ड इन द बॉक्स। एक बॉक्स है, उसके अंदर कार्ड है, पहला कार्ड पे 1 लिखा है, दूसरे कार्ड पे 2, तीसरे कार्ड पे 3, इसी तरह से 10 कार्ड है और 10 पे नंबर्स लिखे गए हैं। आर प्लेस्ड इन द बॉक्स मिक्सड अप थ्रूली, इसको पूरी तरह से मिला दिया गया है, यानी कि कौन कहाँ है कुछ पता नहीं है। फिर कह रहा है कि एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और हम इसमें से एक कार्ड निकालते हैं। इफ़ इट इज़ नोन दैट, अगर यह बात दिया गया है कि नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर। यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, इसको समझिए, आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ड्रॉ गिवन दैट नंबर obtain more than 3, यानी कि अब सैंपल स्पेस आपका रिड्यूस होगा। मतलब कि ये 10 कार्ड तो थे अंदर और एक कार्ड आपने निकाला, तो जब एक कार्ड आपने निकाला तो कोई आपको ये बता रहा है कि जो नंबर आया है इस पे मोर देन 3 नंबर आ चुका है। तो जैसे ही बोला कि मोर देन नंबर 3 आ चुका है, तो अगर मान लीजिए कि आप उसे भी मानते हैं कि नंबर मोर देन 3 अकर्स, तो इसमें क्या होगा, बी में आपका होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कोई बोल रहा है कि ये काम हो चुका है, तो बताइए कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर नंबर इवन होगा। तो अगर ये हो चुका है तो यही हमारा सैंपल स्पेस हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ऊपर हम लोग लिखेंगे कि हमारा इवन नंबर आ चुका है, यानी कि 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है। यानी कि हम ए इवेंट के अंदर केवल और केवल 4, 6, 8, 10 ही लेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, यानी कि 4/7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लंबा लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12. What is the probability that a student chosen randomly studied in class 12 given that the chosen student is a girl? चलिए इसको मिटा के फिर इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं। चलिए तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट जो है वो कितना है हमारा 1000 है। आगे की कहानियाँ हैं कि आउट ऑफ विच, इसमें से 430 जो है वो गर्ल है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 430 है, ठीक है ना, यानी कि टोटल लड़कियां 430 है। फिर कह रहा है कि इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% गर्ल्स आर इन क्लास 12, यानी कि क्लास 12th की स्टूडेंट, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12 इज इक्वल टू 10% ऑफ 430, यानी कि 10/100 इंटू 430, 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, यानी कि 43 जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 12th की गर्ल्स है ना, ये कंफर्म हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट चूजन रेंडमली स्टडी इन क्लास 12, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि चूजन गर्ल इन क्लास 12 और गिवन दैट द chosen student is a girl, chosen student is गर्ल। तो एकदम कॉमन सेंस से सोच के देखो कि ये पहले से आपको बताया जा रहा है कि अगर वो सेलेक्ट की हुई लड़की गर्ल है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास 12th की होगी। तो भैया गर्ल अगर है तो हमारा 1000 का कहानी ही नहीं है, हमारा तो हम 430 लिखेंगे क्योंकि हमारा इतना ही गर्ल्स है, और उसमें से ये कंफर्म हमको पता है कि क्लास 12th का जो स्टूडेंट है 430 पूरी लड़कियां हैं, और उसमें से हमको मालूम है कि 43 जो है वो लड़कियां क्लास 12th की है। तो चूजन स्टूडेंट इन क्लास 12 यानी कि हम कॉमन ही लेंगे ना, यानी कि ये 43, तो ये आपका कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 0.1 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ डाई थ्रो 3 times इवेंट A एंड B आर डिफाइंड एज फॉलोज। ए पे बोला जा रहा है कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, B बोला जा रहा है कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो, और फिर आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। है ना, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक डाई को 3 बार फेंका गया, तो सैंपल स्पेस की अगर बात करो ना, अगर 3 डाई को फेंकने के बाद तो 6 × 6 × 6 हो जाता है सैंपल स्पेस, तो इसीलिए वो पूरा सैंपल स्पेस बनाया नहीं जा सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 6 के 36 में 6 के गुना करोगे शायद 216 आएगा, और 216 को सैंपल स्पेस बनाना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि इवेंट ए एंड इवेंट बी आर डिफाइंड एज फॉलोज। ए में बोल रहा है कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, 4 ऑन द थर्ड थ्रो, इसका मतलब 4 ऑन द थर्ड थ्रो का मतलब थर्ड थ्रो, इसका मतलब कि क्या हुआ होगा, पहले पे कुछ भी हो जाए, हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, तो पहला जो 2 डिजिट है, मान लो कि पहला 2 बॉक्स भरना है, इसमें आप 6 तरह से भर सकते हो, इसमें भी आप 6 तरह से भर सकते हो, लेकिन इसमें तो आप एक ही तरह से भर सकते हो, 4 एक ही तरह से इसे भर सकते हो। यानी कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएगा 6 × 6 × 1, नहीं पहले डाइस पे कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे डाइस पे आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 में से कोई भी आ सकता है। अगर 3 डाइस को फेंक रहे हो तो पहली बार में 6 का 6 में से कोई भी आ सकता है, दूसरे बार भी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि बताया जा रहा है कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो 36 हो जाएगा इसमें। फिर अब बी को बोला जा रहा है कि बी क्या है हमारा 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, और आगे बोला जा रहा है कि 5 ऑन द सेकेंड थ्रो, 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। मतलब अगर 3 बार आपने डाइस को फेंका है और पहली बार बोल रहा है कि 6 यहाँ पे आएगा, 6 आएगा, दूसरी बार में यहाँ 5 आएगा, तो इसको भी भरने का एक ही तरीका है, 6 से ही भर सकते हो, इसको भी एक ही तरह से भर सकते हो, लेकिन इसको फिर से आप क्या कर सकते हो, 6 तरीका से भर सकते हो। यानी कि
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो होगा वो आ जाएगा 1 × 1 × 6 यानी कि 6। ठीक है ना। अब ये बात कॉमन सेंस की है कि आपको क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट कि बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको ज़रा बढ़ के देखो कि बी हो चुका है। बी हो चुका है मतलब कि पहले डाइस पे 6 और दूसरे डाइस पे 5 आ चुका है, और इधर कुछ भी हो सकता है। तो ये घटना अगर हो चुकी है तो बताओ कि हमारा पहला कहानी हो। तो कॉमन सेंस की बात है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है वो तो आपका 6 नज़र आ रहा है, लेकिन अब हमको ये देखना होगा कि जो बी हमारा इवेंट्स हो रहा है, बी इवेंट्स के अंदर ए कितनी बार हो सकता है। तो भैया 6 5 अगर है तो यहाँ पे 6 5 1 आ सकता था, 6 5 2 आ सकता था, 6 5 3 आ सकता था, क्योंकि ये 6 तरह से भर सकते हो। पहला दोनों डाइस पे फिक्स है, इस पे तो कुछ भी आ सकता है। तो और क्या आ सकता है भाई, और क्या आ सकता है, जरा नीचे करते हैं। तो और हो सकता है क्या, 6 5 4, फिर 6 5 5, फिर 6 5 6, यही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है। लेकिन हमारा कहानी है कि ए डाइस मतलब ए एलिमेंट्स पे हमारा लास्ट में 4 आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 4 तो हम इधर 6 तरीका से कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इधर 4 तो एक ही तरीका से भर सकता है। तो इसमें से कॉमन हो जाएगा केवल और केवल ये 6 5 4, क्योंकि ये 6 तरह से भर सकते हैं, 6 तरह भर सकता है, लेकिन थर्ड थ्रो पे हमारा 4 यही हो सकता है, यानी कि ऊपर हम लिख सकते हैं 1। तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। फालतू का हम लंबा क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस इस एलिमेंट्स में हम ये कॉमन दिखा देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। और वो अगर कोई पूछेगा कि ए इंटरसेक्शन बी है क्या, तो आप लिख सकते हैं 6 5 4, यही हो सकता है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आपका कह रहा है कि अ डाई इज थ्रो ट्वाइस एंड सम ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। कहा गया कि अ डाई इज थ्रो ट्वाइस, यानी कि एक डाई को 2 बार फेंका गया और ये ऑब्जर्व किया गया, ये पाया गया कि सम ऑफ नंबर्स, अगर वो दोनों डाई का नंबर को जोड़े, जैसे कि आप 2 डाइस को फेंकते हो तो क्या होगा, इस पे हो सकता है 2 आ जाए, इस पे हो सकता है 6 आ जाए, तो इसको अगर जोड़ोगे दोनों नंबर को तो 8 आया। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे इस पे 1 आ जाए, इस पे 5 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, बहुत सारी कहानियाँ हो सकती है, और जोड़ोगे तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। तो ये कहा रहा है कि इस तरह की कोई कहानी किया जा रहा है, तो कह रहा है कि जब सम किया जा रहा है उन नंबर्स का तो 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट 1, है ना। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हैज़, आप मान लो इसको ए, ठीक है ना, ए मान लो किसको, कि नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट 1, है ना। आप इसको अच्छे से लिख लो, नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, ONCE वंस। और बी क्या दिया गया है कि गिवन दैट, मतलब ये ऑब्जर्व किया जा चुका है, मतलब ये पाया जा चुका है कि डाई के जो दोनों नंबर्स के जोड़ हैं वो 6 हैं, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑन डाइस टू बी 6। यानी कि बी के अंदर हुआ क्या होगा उसको देखो। बी के अंदर अगर 2 डाइस को फेंके हो तो अगर दोनों का जोड़ अगर 6 है तो 1 आया होगा पहले पे, तो दूसरे पे 5 आया होगा, 2 आया होगा तो 4 आया होगा, 3 आया होगा तो 3 आया होगा, अगला पे भी तभी ना 6 आएगा जोड़ से। अगर 4 आया होगा तो 2 आया होगा, और 5 आया होगा तो 1 आया होगा। इसके अलावा बी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बोला गया है कि ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नंबर जो है जोड़ने पे 6 आ रहा है, तो यही कहानियाँ हो रही होंगी। और ए इवेंट है कि नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट 1, यानी कि 4 जो है वो कम से कम एक बार आना चाहिए। तो हम ये पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट कि बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि ये घटनाएं हो चुकी है, ये हो चुका है। मतलब आप ये मत सोचो कि पूरा का पूरा 36 सैंपल स्पेस होगा, नहीं,
ये आपको कोई बता रहा है ना, गिवन दैट कि बी हो चुका है, ये आपको बताया जा रहा है ना कि नंबर का सम जो है 6 आ चुका है, तो बताओ कि एटलीस्ट कम से कम एक बार 4 उस डाइस पे आना चाहिए। तो ये हो सकता है एटलीस्ट 1 4 आ जाए, और ये हो सकता है ये दोनों, यानी कि आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2/6, 1 2 3 4 5, सॉरी 2/5। यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि 2 और 4 आएगा और 4 और 2 आएगा। कब आने को तो मतलब 4 और भी आ सकता है, जैसे कि 5 और 4 भी करो तो भी आएगा, लेकिन उसको नहीं लेंगे ना, क्योंकि 5 4 इसमें थोड़ी है। हमारी घटना तो यही हुई है, यही बताया जा रहा है कि ये हो चुका है, तो हम बस यही दिमाग में रखेंगे कि यही हमारे उंगली पे है, या तो ये आया होगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। अब इसमें से 4 कम से कम एक बार इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 और 2, इसीलिए आंसर हो जाएगा 2/5। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप इस तरह से पढ़ें तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 7 और लास्ट एग्जाम्पल, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसे समझने का कोशिश जरूर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन, है ना। आप एक कंसीडर करो कि एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है, और फिर आगे कहानी है कि इफ़ द क्वाइन शोज हेड, और कह रहा है कि अगर क्वाइन हेड के तरफ से गिरता है, टॉस इट अगेन, है ना, बट इट शो टेल, अगर ये टेल के तरफ से गिरता है, देन शो थ्रो डाई। यानी कि आपने क्या किया कि एक क्वाइन को उछाला, और क्वाइन को उछालोगे तो क्या क्या हो सकती है। क्वाइन को यदि उछालोगे, जैसे मान लो ये क्वाइन है हमारे पास, और क्वाइन को हमने उछाला तो हेड भी आ सकता है, और क्वाइन को हमने उछाला तो टेल भी आ सकता है। तो अगर हेड आया तो कहानी दूसरी हो रही है, और टेल आया तो कहानी दूसरी हो रही है। तो कह रहा है कि अगर हेड आया तो टॉस इट अगेन, तो इसको फिर से, क्वाइन को फिर से टॉस किया गया, तो जब फिर से क्वाइन को टॉस करोगे तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। अगर क्वाइन को फिर से टॉस करोगे तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। लेकिन अगर क्वाइन को शुरू में अगर तुमने टॉस किया था और अगर टेल आ गया, तो आपको बोला गया कि डाइस को थ्रो किया गया, तो अब डाइस को थ्रो करोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, समझ रहे हो, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि पूरा इंटायर अगर सैंपल स्पेस की बात किया जाए तो क्या क्या सैंपल स्पेस टोटल बने, इंटायर एक्सपेरिमेंट जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें हो सकता है। तो ये हो सकता है कि पहले हेड आए तो अगली बार में हेड आए, या पहली बार में हेड आए अगली बार में टेल आ जाए। ये इसके थ्रू पहले हेड आए फिर हेड आ जाए, या पहले हेड आए फिर उड़ाए तो टेल आ जाए, हेड के थ्रू। या अगर पहली बार में अगर टेल आ जाए तो हो सकता है कि एक हम डाइस को थ्रो किए आ जाए, या पहली बार में टेल आ जाए तो 2 भी हो सकता है। यानी जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारे लिखने होंगे, भले वो आए या न आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि डाइस को आप फेंकोगे तो ये सारे आएंगे, लेकिन जो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो लिखनी पड़ती है, इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कहानियाँ हमारी हो सकती है T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है ना। और ये भी बात तय है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर आप क्वाइन को उछाले हो और हेड आया है, तो फिर क्वाइन को उछालोगे तो हेड आएगा, ये पहले से इंडिपेंडेंट है ना। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका पहली बार में हेड आया था कि नहीं आया था। हाँ, ये जरूर है कि हेड अगर नहीं आएगा तो तुम फिर डाइस को थ्रो करोगे, वो अलग बात है। लेकिन हेड आने के बाद जब हेड फिर से क्वाइन को टॉस कर रहे हो, तो ये नहीं है कि पहली बार में हेड आया था तो अब हेड नहीं आएगा। हेड आ भी सकता है, हेड नहीं भी आ सकता है। उसी तरह से पहली बार में अगर उछाले और टेल आया है तो ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि अब 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा। अब डाइस अपना 1 भी ला सकता है, 2 भी ला सकता है, 3 भी ला सकता है, 4 भी ला सकता है, 5 भी ला सकता है, 6 भी ला सकता है। ये बात समझने वाली, ठीक है ना। चलिए, ये पूरा एक्सपेरिमेंट की कहानी को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाएं। अब कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, है ना। तो इसको हम लोग ए इवेंट और बी इवेंट मानेंगे। हमको ए किसको मानना होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन, डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। और बी इवेंट है गिवन दैट वाला, जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ना, ए गिवन दैट कि बी हो चुका है, तो हुआ क्या है बी।
देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एट लीस्ट वन टेल। तो देयर इज एटलीस्ट वन टेल का मतलब या तो पहली बार हम कॉइन को उछाले तो हेड आया था और फिर उछाले तो टेल आ गया, ये हो सकता है, ये हो सकती है ना। और क्या हो सकता है, कम से कम एक टेल आ जाए, तो यानी कि टेल 1 टेल 2 टेल 3, यानी कि सब टेल 1 से लेके टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 एंड टेल 6। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की बात करें तो हमको लग रहा है कि 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट 7 हो गया, लेकिन ये जो मतलब इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली नहीं है। इसको और इसको होने की प्रोबेबिलिटी अलग है, इसको होने की प्रोबेबिलिटी अलग है, इसको होने की प्रोबेबिलिटी अलग है। ऐसा नहीं है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी और इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, नहीं, ये इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये देखो कि देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। बी वाली कहानी हो गई। ए वाली कहानी क्या होगी, ए वाली कहानी में अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डाइज थ्रू द नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि डाइज थ्रू द नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि आप ये T5 और T6 ही ले सकते हो, T5 ले सकते हो और T6 ले सकते हो। यानी कि हम लोग अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट कि बी इज ऑलरेडी अकर्ड को कैसे लिखेंगे, ये दोनों ही हो सकता है ना। तो इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ऊपर हो जाएगी। तो पहली बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी, अगर कॉइन को उछाले थे तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और उसके बाद 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। या ये हो सकता है कि पहली बार में आपका टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और या अगली बार में 6 आ जाए, ये भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल। ये सारी कहानियाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि बी हो चुका है। तो इसको होने की प्रोबेबिलिटी, पहली बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अगली बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, प्लस पहली बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर बात किया जाए, पहली बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। उसके बाद तो सब 1/2 1/6 ही होगा, तो हम इसको 6 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है ना। ये 6 से 6 कट जाएगा। तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट कि बी जो है वो क्या हो जाएगा, ये 1/12 1/12, तो 2/12 हो गया। नीचे आपका 1, सॉरी इसमें हम लोग एक गड़बड़ किए हैं, ये वाली कहानी थोड़ी हो रही थी, बी हो रही थी ना, तो बी में तो केवल हेड और टेल है। तो यहाँ पे आप जो लिख रहे थे एक वाला इवेंट, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना, ये होगा और बाकी ये सारी कहानियाँ होंगी, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि 1/4 और प्लस यहाँ 1/2, ठीक है ना, क्योंकि 6 तो कट चुका है, तो 1/2, यानी कि आप ये कह सकते हैं ऊपर 1/6 और नीचे अगर आप एलसीएम ले तो 4 और ये 1 + 2, यानी कि आपका हो जाएगा 1/6 गुने 4/3 और 2 दूना के 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। आई होप कि आप ये समझ गए हैं। अब 13.1 के क्वेश्चंस आप बनाएं और हम अगले क्लास में 13.1 को भी डिस्कस कर देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।